सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार संगीता। गर्मी तो बहुत हो रही है। जी जी। लेकिन बाकी सारी जगह सारे जो काम है वो अपने समय से हो ही रहे हैं ना। बिल्कुल। हाँ, और काम तो ऐसे हैं रेणु जी के समय से होने ही चाहिए, क्योंकि अगर काम समय से नहीं होंगे तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और देखिए इसीलिए हम लोग बिल्कुल समय से आ जाते हैं। समय से आ जाते हैं। सखियां भी इंतजार करती हैं। हाँ। सारे दोस्त भी बैठे हुए हैं रेडियो सेट के पास। लेकिन आज जो दिन है यानी मंगलवार, और उसमें जो जो खास चीजें हम लेकर आते हैं वो तो है ही। हाँ। लेकिन खिलाड़ी की अगर हम बात करें सखी विशेष में, तो हम गोल्फ खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, अदिति अशोक के, है ना। तेजी से उभरती हुई महिला गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक की गोल्फ की रानी भी कहते हैं, जो अभी महज 23 साल की हैं और भारतीय प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर हैं। अदिति का जन्म 29 मार्च सन 1998 को बेंगलोर में हुआ, जो अब बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल बेंगलोर से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। अदिति ने महज 5 साल की उम्र से ही गोल्फ खेलना शुरू कर दिया, और इसमें साथ दिया उनके पिता अशोक गुडलानी ने, जिन्होंने अदिति के गोल्फ खेलने और इस खेल में नियमित अभ्यास करने के लिए मतलब क्लब तक ले जाते थे, गोल्फ क्लब तक। और जाहिर है कि जो जो ज़रूरतें पड़ती हैं माता पिता की, वो उन्होंने निभाया और उनकी त्रुटियों को भी बताते रहते थे और उन्हें सुधारा। जी। और लाला ऐशा टूर स्कूल के गोल्फ टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली सबसे छोटी उम्र की महिला खिलाड़ी बनी इस तरह से अदिति अशोक, और यहीं से उन्हें प्राप्त हुआ लेडीज यूरोपियन टूर कार्ड 2016 के सेशन के लिए। अदिति पहली और अकेली भारतीय महिला गोल्फर हैं जिन्होंने 2013 में एशियन यूथ गेम्स, 2014 में यूथ ओलंपिक गेम्स और एशियन गेम्स और 2016 में ओलंपिक गेम्स में शिरकत की। 2016 में उन्होंने हीरो वुमेन्स इंडियन ओपन्स भी जीता, जो कतर में हुआ, और वो बनी इस तरह से पहली भारतीय लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल की विजेता। क्या बात है। अशोक गुडलानी की बेटी अदिति, भाई इनको कहना चाहिए कि बहुत सारी ख्याति मिली, और भारतीय महिला गोल्फ खिलाड़ी के तौर पर विश्व में बहुत तेजी से इनकी ख्याति फैल रही है, और उन्हें रुकी ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया। उन्होंने 2017 में लेडीज पीजीए कार्ड जीता, जिसे एलपीजीए टूर कार्ड भी कहते हैं, है ना। और इसे भी इन्होंने हासिल किया। 2017 में वो भारत की पहली एलपीजीए खिलाड़ी बनी, यानी अमेरिका का लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन है एलपीजीए। और 2017 में ही उन्होंने फातिमा बिन्त मुबारक लेडीज ओपन टूर्नामेंट भी जीता, और इस तरह से आगे बढ़ती रही। और 2019 में 13 कट के साथ एलपीजीए टूर इवेंट्स और सीपी डोमेन्स ओपन, और इस प्रकार एक के बाद एक गोल्फ गेम्स इवेंट में आप आगे बढ़ती रहीं और सफलता हासिल करती रहीं। और संगीता अभी तो महज 23 वर्ष ही हैं, अभी तो देखो कितने इनके तमगे इनको और मिलते हैं। हम सब इंतजार करेंगे, है ना। और बड़े मजे की बात है रेणु जी कि गोल्फ जो है ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद खेला करते हैं। हाँ, बस ऐसे कहते हैं बड़ा शौकिया टाइप का खेल है, बड़ा फैंसी सा खेल है। लेकिन इसमें भी कुछ हमारी बहनें हैं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं। अदिति अशोक, जिनको हमें लगता है कि जिनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इनको देखकर और भी लोग आगे आएं इसमें, और इस खेल में अपना नाम रोशन करें। बातें ये ना जानते हैं नाते ये हुर्राता आते जाते ये दिन को कहता ये रात ये वो देख
एक खिलाड़ी के जज्बे से भरा रेणु जी ये गीत हमारी सखियां सुन रही थीं। और सखियों को ये भी बता दें कि आज किन विषयों पर हम बातचीत करने वाले हैं। अंधत्व प्रतिबंधात्मक सप्ताह मनाया जा रहा है, तो इस विषय में भी बातचीत करेंगे। और सखी विशेष में महिला गोल्फ खिलाड़ी अदिति अशोक जी के बारे में हमने बात की और ये गीत सुनवाया। करियर गाइडेंस की बात आज करेंगे और बताएंगे कि फूड इंस्पेक्टर कैसे बने। और साथ ही परीक्षाएं बिल्कुल सामने हैं, बोर्ड की परीक्षाएं सामने हैं, अप्रैल और मई में होने वाली हैं, तो इन परीक्षाओं की तैयारियों में क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं, इस बारे में भी थोड़ी बातचीत करेंगे। पहले सुनवा देते हैं सखियों को ये गीत। नजराना आ गया तेरा दीवाना, ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना। दिल पर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़, दिल पर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के तुझको जाना। ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के तुझको जाना। दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़, दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़। नजराना आ गया तेरा दीवाना। दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़, दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। चमके अरे किस्मत चमके, किस्मत चमके। आग में तप कर सोना अरे और भी दमके, अरे और भी दमके, और भी दमके। हार जीत की बात प्यार में चली किसे समझाने, वो दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़, दिल भर जानी ना देना, दिल तोड़ तोड़ तोड़। ये प्यार है गहरा सागर है, डूब के तुझको जाना। दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़ छोड़, दिल भर जानी जा जा रे पल्ला छोड़ छोड़।
क्या बात तो है, ये सखियां छोड़ के जाने की बात क्यों कर रही हो संगीता तुम? जी बिल्कुल नहीं छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे विषय हैं सखियों को जी बताने हैं जी। हाँ, तो भाई अंधत्व प्रतिबंधात्मक सप्ताह चल रहा है, ये तो हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं। और आंखें बहुत अनमोल हैं, तो इसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पहले तो खुद ब खुद इस बात का ख्याल रखें, है ना? जी, आंखों से तो हम देखिए दुनिया देखते हैं, और इतने तरह की आजकल देखिए तकलीफें आंखों में हो रही हैं। हाँ। और ये एक विषय ऐसा है कि जिसके लिए सभी को सजग रहना चाहिए, और आंखों को किस तरह से हम ख्याल करें कि इस तरह की परिस्थिति ना आने पाए, हम भी इसका ख्याल रखें। और साथ ही साथ विश्व स्तर पर भी बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो कार्यरत होती हैं। योजनाएं अपनी जगह है, लेकिन हाँ। पहले तो ये बात है कि अंधत्व ना हो। कुछ तो जन्मजात होता है, लेकिन कुछ तो दिक्कतें आती हैं समय के हिसाब से धीरे धीरे। जैसे कि अगर कोई छोटी छोटी चीज अगर हम रोजमर्रा की बात करें तो मोतियाबिंद है, या ये सारी चीजों का इलाज संभव है। लेकिन ग्लूकोमा एक बार जब होना शुरू हो जाता है तब उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर आप सीधे आपको दिखना बंद होने लगता है। और इसके साथ लेकिन जो बचपन में बच्चों के जो कुछ कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से आंख की रोशनी चली जाती है, उसके लिए सजग रहना हम सबकी जिम्मेदारी है ना। यानी कि जब बच्चे खेल रहे हों तो इस बात का ख्याल रखें कि उनके हाथ में पेंसिल, लकड़ी, कोई ऐसी चीज ना हो कि एक दूसरे की आंख में लग जाए और आंखें चली जाए, रोशनी चली जाए, है ना? जी, और इससे माता पिता को भी बहुत परेशानी होती है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है रेणु जी कि माता पिता अंधत्व से तो जूझ रहे ही हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो दृष्टि बाधित नहीं हैं। तो ऐसे घरों में भी थोड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि बच्चा तो सब कुछ देख पा रहा है लेकिन माँ बाप नहीं देख पाते। तो ऐसे में जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि हम बच्चों का जो भी घर में हैं या आसपास भी जो लोग हैं तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ख्याल जरूर रखें, क्योंकि ऐसे में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी गई हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। और जैसे कि हमने कहा कि बचपन में ख्याल रखें, तो ऐसे ही कुछ चीजें अगर आपकी आंखों में चली जाती हैं तो ध्यान रखें, उसको ज्यादा रगड़े ना। और इस तरह से, क्योंकि जो हमारे लेंस है, आप सब जानते हैं कि आंखों में एक लेंस है हमारी उसमें पर्दे पर, और उसमें कहीं स्क्रैच आ गया या कुछ मतलब कह सकते हैं ना कि उसमें कुछ भी खरोच आ गई या कुछ ऐसा हो गया तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों में बड़े ध्यान रखें, बहुत नाजुक है हमारी आंखें। पलकें जैसे हम झपकाते हैं तो अगर लगातार हम काम कर रहे हैं तो झपकाएं आंखों को, क्योंकि इससे हमारी आंखें भीगती हैं, है ना? सूख नहीं पाती हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं इनका हमें बराबर ख्याल रखना चाहिए, अपने आंखों को संभाल कर रखना चाहिए। जी, और कई बार जब हम काम करते हैं तो लगातार 6-6, 7-7, 8-8 घंटा बिल्कुल काम करते रह जाते हैं। फिर इस बीच अगर आप उठें और थोड़ा सा आंखों में पानी के छींटे भी डालें तो उससे भी आंखों को थोड़ा सा आराम मिलता है। और ये देखें कि थोड़ा थोड़ा अंतराल लेते ही रहें। हमें लगा कि संगीता तुम कहोगी कि 12-12 घंटे काम न करें। नहीं, तो सखियां सबसे पहले यही पकड़ लेंगे कि ठीक है, अब तो हम 12 घंटे काम नहीं करेंगे, बस 4 घंटे करेंगे। मैं तो ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा काम करें। जी हाँ, लेकिन अपनी आंखों का ख्याल रखें। और विश्व स्तर पर बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं और जिनकी की बहुत जरूरत है ना। और दृष्टिबाधित अथवा नेत्रहीन लोगों के लिए, जैसे कि सब जानते हैं कि ब्रेल लिपि है जिसका कि निर्माण किया गया। एक तरह की लिपि है जिसे विश्व भर में नेत्रहीन द्वारा, यानी कि जिन्हें प्रज्ञा चक्षु द्वारा पढ़ने और लिखने में व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1824 में फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। ये अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाता है। पहले वैलेंटीन होउ द्वारा बनाई गई लिपि से पढ़ाई होती थी, लेकिन बाद में लुई ने इसी लिपि पर आधारित 12 के स्थान पर 6 बिंदुओं के उपयोग से 64 अक्षर और चिन्ह वाली लिपि बनाई, जो कि बहुत कारगर हुई। उसमें न केवल विराम चिन्ह बल्कि गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशन भी लिखे जा सकते हैं, जो आज सर्वमान्य है। जब लुई ने ये लिपि बनाई तो वो मात्र 15 वर्ष के थे। अब ये लिपि दुनिया के लगभग सभी देशों में उपयोग में लाई जा रही है। स्लेट पर भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है और ब्रेल टाइपराइटर भी अब बन चुका है। जी, तो ये इस तरह का होता है कि इसमें थोड़े थोड़े से ये उठे हुए कुछ उभरे हुए अक्षर होते हैं, तो उनको छू करके अनुमान लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ रेणु जी एक सफेद केन भी आती है, जैसे कि दृष्टिबाधित लोगों को थोड़ा आराम होता है कि उसमें सेंसर लगा होता है, और ये व्यक्ति अगर लेकर इससे चलते हैं तो आसपास या आगे पीछे जो भी वातावरण है उस बारे में उनको थोड़ा सा आभास हो जाता है। ये व्हाइट केन जिसकी बात ये कर रही
रही हैं संगीता। भाई पहले तो हम घबरा गए, पता नहीं क्या तुम पता नहीं नहीं। जी हाँ, ये वाइट स्टिक कह सकते हैं या वाइट छड़ी जैसा, सफेद छड़ी होती है जो कि जिसमें कुछ ऐसे लगे होते हैं यंत्र जिससे कि वो खुद ध्वनियों को पकड़ लेती है और थोड़ी देर पहले पता चल जाता है कि कुछ हमारे रास्ते में आने वाला है। तो जब हमारे भाई बंधु जो हैं, जो प्रज्ञा चक्षु वाले हमारे साथी हैं, वो जब चलते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि सामने कोई बाधा आने वाली है, वो रुक जाते हैं, यानी संभल कर चलते हैं, या कहीं पर भी उन्हें एक तरह से दिशा निर्देश मिल जाता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है ना? जी जी। और खास करके कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब ये स्टिक लेकर चलते हैं या केन लेकर चलते हैं रेणु जी, तभी भी उन्हें कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है कुछ ठीक से। तो कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोग जो हैं अगल बगल जो खड़े रहते हैं वो भी बड़ी सहायता के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल करते हैं, और अगल बगल जो लोग खड़े होते हैं उनमें हम भी हो सकते हैं, तो इस बात के लिए आप सतर्क रहें, लेकिन अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों की मदद न करें, उन्हें कभी कभी कष्ट भी होता है। और एक बात और है कि अब जब ये सफेद स्टिक की जो हम बात कर रहे हैं, सफेद छड़ी की जो हम बात कर रहे हैं, व्हाइट केन, इसको देखने से ये भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु है। जो इंसान जा रहा है वो प्रज्ञा चक्षु है, इसको नहीं दिखाई देता है, तो हमें संभल कर चलना चाहिए आगे पीछे, या तंग नहीं करना चाहिए। और बहुत छोटे बच्चों को ये नहीं मुहैया कराया जाता है शायद। जी जी, 7 से 15 वर्ष तक की आयु के मतलब उसके बाद ही। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि तब तक तो मान के चलते हैं कि अभी वो समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे सारी चीजों का आभास होता है और ज्ञान होता है। और भारत सरकार की अगर हम अपने देश की बात करें तो इसके स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय परिवर्तित योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें हमारे देश की जो सरकार है कुछ सामग्री, उपकरण और कुछ चीज़ें जो ऑपरेशन से संबंधित होती हैं, शल्य चिकित्सा से, वो सब अनुदान राशि भी कुछ अनुपात में दी जाती है, ताकि लोगों को, जो लोग जिनके पास पैसे कम हैं, उन्हें सब सुविधाएं मिल सके। और राज्य मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, शिविरों में भी बहुत तरह से आंखों के तरह तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। मुख्य अगर रूप की हम बात करें तो मोतियाबिंद इसमें खास है। शहर और सुदूर अंचलों में भी दृष्टिबाधित व्यक्तियों की चिकित्सा में हमारे देश की सरकार द्वारा प्रोत्साहन हेतु डायबिटिक रेटिनोपैथी केस, ग्लूकोमा, लेजर टेक्निक और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, और बच्चों में दृष्टिहीनता को लेकर कई योजनाएं चल रही हैं, जिसका सब लाभ उठा रहे हैं। जी, कई बार लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि कौन सी योजना सरकार की तरफ से या राज्य स्तर पर चल रही है, केंद्र स्तर पर चल रही है, तो इसके बारे में भी लोग पता लगा सकते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से। और आई बैंक भी है, कुछ सरकारी और गैर सरकारी आई बैंक्स हैं जहां आप भी नेत्रदान जैसे नेक काम से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप जुड़ सकते हैं तो आप इससे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आपके द्वारा किसी को दृष्टि मिलेगी और वो भी दुनिया देख सकेंगे, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। किसी को नहीं, बल्कि संगीता ये जो नेत्रदान वाली जो बात है वो इतनी बड़ी है कि एक व्यक्ति की नेत्रदान करने से 2 लोगों को दृष्टि मिलती है। ये बहुत अहम बात है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को 2 आंखें लगा दी जाती हैं, बल्कि देखने भर की उनकी जरूरत पूरी की जाती है। और एक व्यक्ति को, यानी कि जब हम दान करते हैं तो 2 व्यक्तियों को इससे रोशनी मिलती है, तो आपके किसी के भी जीवन को आप रोशन कर सकते हैं। जी, तो इसकी अहमियत को जरूर समझें। और स्कूली बच्चे जो होते हैं उन्हें चश्मा सरकारी स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो बच्चे दृष्टि दोषित पाए जाते हैं उन्हें मुहैया करवाया जाता है, और ये चेकअप उनके स्कूल में भी होता है, तो बल्कि स्कूल में ही होता है, और उन्हें चश्मा भी वितरण किया जाता है। और ये कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नेत्र सहायकों के माध्यम से कार्य को संपादित किया जाता है, क्योंकि वो बड़े इसमें दक्ष होते हैं, तो वो अच्छी तरह से तौर पर उन्हें सारी चीजें पता होती हैं। जी, पता होती हैं, तो ये चेकअप के बाद उन्हें दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी आयोजित की जाती है केंद्रीय और राज्य स्तर पर। तो राज्य में ऑप्थेल्मिक सर्जन्स, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें कई प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। तो जब इस तरह के प्रशिक्षण दिए जा चुके होते हैं तो ये स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ जो होते हैं तो वो अच्छी तरह से इस काम को अंजाम देने में सक्षम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो भाई ये सारी चीजें इसलिए हम बता रहे हैं कि सबसे पहली बात तो कि बचाव ही करें, कि कभी भी हमारी जो रोशनी हमें कुदरत ने दी है वो कहीं से हमें किसी भी तरह से हम उसको गंवाएं ना, बल्कि उसको संभाल कर रखें, संजो कर रखें, और इससे संबंधित जो भी एहतियात है उसका ख्याल रखें। तो जाहिर है कि आप यूं ही जिंदगी को और खुशनुमा देखते रहेंगे और देखते रहेंगे और देखते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम देखने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम आकाशवाणी में है, विविध भारती में, तो हम सुना सकते हैं आपको गीत। दुख हो या सुख
जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए, कि जाए तो दुख ना हो। मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हो कोई तब जलते हैं, पथ के दीप निगाहों में। इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है, दुख तो सभी के जीवन में खुशियां बिखरती रहें, हम तो यही चाहते हैं, और दुखों का साया बिल्कुल भी न रहे। जी हाँ, और ये वैसे तो सभी चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे कि मतलब दुख की परिभाषा बड़ी अलग अलग है ना संगीता, तो समझ नहीं आता है। हालांकि बच्चे आजकल बड़े परेशान है, परीक्षा चल रहा है। हाँ। परीक्षा मतलब बहुत सारे बच्चों की है, कुछ बड़ी स्थिति ऐसी है कि पता ही नहीं है कि कैसे होगी, क्या होगा, कितना नंबर मिलेगा। कुछ तो ऐसा सुन रहे हैं कि पास तो कर ही दिया जाएगा। इसमें कुछ बच्चे बड़े खुश भी हैं और कुछ जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं कुछ ये परेशान भी है जी। कुछ ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अभी भी कोई इस तरह की बात हो जाए कि भाई ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। जी, ऑनलाइन हो जाए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि पहले की तरह हमेशा से परीक्षा कक्ष में बैठकर हम परीक्षा दें, ये भी लोगों की मंशा है। जी। तो कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन जो हमने
आंखों की बात की, उसमें उसके बारे में बहुत सारे लोग लिख कर भेज रहे हैं, और लिख रहे हैं कि आंख है तो जहान है। कई बार आंखों की बीमारी को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि कतई उचित नहीं कहा जा सकता। हमारे देश में काफ़ी संख्या में अंधत्व है, और कई रोग अनुवांशिक होते हैं और कई रोग ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन विटामिन की कमी होती है। लेकिन जब आंखों में असंतुलित दबाव बढ़ जाता है, जिसे ग्लूकोमा भी कहा जाता है, तो उससे अंधत्व का प्रभाव बढ़ जाता है। कई बार लोग कई कई घंटे तक टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल में भी दिन रात लगे रहते हैं। कई बार कहाँ, आजकल तो हम देखते हैं अधिकतर होता ही है, जिससे आंखों पर दबाव आ जाता है, आंखों से पानी भी निकलने लगता है और आंखों में दर्द भी होता है। इसलिए ऐसी घटनाओं से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं जी, क्योंकि उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो बड़ी हानिकारक होती हैं, और वो आंखों की जो रोशनी होती है, जैसे जब हम किसी चीज को देखते हैं तो आंखों पे जो रोशनी पड़ती है उसे बर्दाश्त करने की क्षमता आंख पे जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो रोशनी बिल्कुल भी देख नहीं पाते ऐसे व्यक्ति, क्योंकि तो, इसमें जो वही जो तुमने कहा ना, किरणें जो निकलती हैं वो वाकई नुकसानदेह हैं। और आपने देखा भी होगा कि थोड़ी देर तक उसके बाद हमारी आंखें अजीब सी हो जाती हैं, असहाय सी हो जाती हैं, बड़ी मतलब कुछ कुछ अजीब सा लगता है। तो भाई ऐसा ना करें, आप समझें। और वैसे भी देखो, प्रकृति ने जो दिया है कितनी खूबसूरत सी चीज़ है कि जब हम रोशनी से बिल्कुल अंधेरे में जाते हैं तो 2 मिनट, मतलब हम मिनट तो ज़्यादा कह रहे हैं शायद, कुछ सेकंड में ही आंखें अपने आप को वहाँ पर सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं और हम हल्का हल्का देखने से लगते हैं जी। और एकदम से अंधेरे में से रोशनी में जब जाते हैं तो 2 मिनट आंखों को लगता है, कुछ सेकंड, और उसके बाद फिर से हमारी आंखें तैयार हो जाती हैं उस स्थिति में। जी, तो किस तरह से अपने आप को संभालती हैं निगाहें, जी, जी, और एक तरह से ये अलर्ट भी करती हैं हम लोगों को कि आंखों को किस किस झटके ना दें, किस किस चीज से नुकसान हो सकता है। और कई बार जब हम लोग सड़कों पर जाते भी हैं, थोड़े से धूल के कण भी आंख में चले जाते हैं तो अपने आप से आंखें बंद हो जाती हैं। तो ये अगर कण चले भी गए तो भी बड़ा ही कष्ट देते हैं। तो छोटी सी अगर कोई परेशानी हो तो भी आंख एक ऐसी बड़ी ही नाजुक सी चीज है कि बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है, और फिर हमारी जो जिंदगी है वो एक तरह से अंधेरों की तरफ जा सकती है, अंधेरी हो ही जाती है। लेकिन अगर हमारी आंखें हैं तो भी हमें कुछ कुछ तो भाई करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए बहुत कुछ तो करना ही पड़ता है। और आज मंगलवार है तो हम क्या बताने वाले हैं? जी, आज हम बताने वाले हैं सखियों को कि फूड इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहती हैं या बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या तैयारियां आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? जी, फूड इंस्पेक्टर का पद, और इस पद पर आसीन इंस्पेक्टर पर भोजन की, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भोजन की क्वालिटी स्टैंडर्ड की जांच की बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो क्योंकि ये पद लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है तो इसमें अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता होती है। खाने में जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, यानी जिन चीज़ों का, जिन मसालों का, वो कीटाणु रहित हों, चाहे वो तेल हो या किसी भी चीज़ की, तो इनकी गुणवत्ता जो हो उसकी जांच फूड इंस्पेक्टर करते हैं। फूड और जो फूड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो उनकी निगरानी का भी काम होता है। यानी कि जैसे कि जो ऐसा नहीं है कि जो हम भोज्य पदार्थ सीधा खाते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनाज, दालें, ये सारी चीजें जो हैं इनमें किस तरह से मिलावट तो नहीं हो रही है कहीं, उनकी गुणवत्ता तो क्या है, एक तो एक गुणवत्ता क्या है, यानी कि अगर दाल है तो अच्छी गुणवत्ता वाली है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बहुत खराब वाली है, और उसके साथ साथ उसमें मिलावट किस हद तक की गई है, मिलावट होनी ही नहीं चाहिए, इन सब की निगरानी करना। तो इस तरह से जहाँ पर भोज्य पदार्थ, मतलब खाने, अनाज आदि, ये जहाँ पर उत्पादन जिनका हो, जहां पर हो रहा है वहां पर, जहां से वो बट रहा है, वितरित हो रहा है, वहां से इन सारी जगहों पर निगरानी रखी जाती है। उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी होर्डिंग की जा रही है, यानी कि कुछ जमा किया जा रहा है। तो ये सारी निगरानी रखना फूड इंस्पेक्टर का काम है। तो इसके एक मानक होते हैं, उसके हिसाब से निरंतर शुद्ध, और यूं कह सकते हैं कि मतलब खराबी के में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस लग जाता है, उसके साथ साथ सड़ने लगता है, तो ऐसा तो नहीं सड़ा हुआ आप प्रोसेस करके और बेच रहे हैं, उसको सुखा करके और उसके बाद वैसे ही दिखने लगता है, लेकिन उसमें गंध जो होती है, स्मेल जो होती है, वो बदल जाती है। तो वो सब भी इनको चेक करना होता है जी। और इसके अलावा अनाज की जो जांच है उसे करना, और इंपोर्ट की प्रक्रिया जो है, जो अनाज बाहर से आते हैं, तो इसकी प्रक्रिया में फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो खाने और खाद्य सामग्री की जांच करना होता है फूड इंस्पेक्टर को, तो ये भी इनके कार्य क्षेत्र में शामिल है। लेकिन ये बताओ कि इसके लिए हमें पढ़ाई क्या करनी होगी? जी, इसके लिए
तीनों स्ट्रीम जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स है, इनमें से किसी स्ट्रीम में भी बैचलर डिग्री अगर आपने हासिल की है तो आप एग्जाम को दे सकते हैं फूड जी। इंस्पेक्टर बनने के लिए। न्यूनतम क्वालिफिकेशन है ये, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, और डिग्री के बाद फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोनों ही तरह से कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स और एग्रीकल्चरल साइंस में स्नातक अगर आप हैं तो उसकी डिग्री अगर आपके पास है तो इस क्षेत्र के छात्रों के लिए यहाँ फूड इंस्पेक्टर बनने पे विशेष लाभ होता है। जी। और ये बनने के लिए, इस पद पर आने के लिए कुछ खास बातें हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से आपको फील्ड वर्क में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको बाहर निकलकर काम करना होता है, जगह जगह जाकर आपको देख रेख करनी होती है, निरीक्षण करना होता है। यानी कि आप शारीरिक रूप से सक्षम हो, आपकी नजरें तेज होनी चाहिए, पदार्थ या सामग्री को देखकर, सूंघकर उसके रंग और गंध की पहचान करने में आपको दक्ष होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पढ़ाई में नहीं आती हैं, क्योंकि सूंघने और देखने की क्षमता जो होती है वो कहीं ना कहीं रूप से प्राकृतिक रूप से मिली होती है, उसको और तराशा जा सकता है। तो आप देखें कि आप में यह गुणवत्ता है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ चाय देखकर बता देते हैं कि इसमें शक्कर पड़ी है या नहीं पड़ी है ना, हलवा सूंघ के बता देते हैं कि इसमें शक्कर कम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि इस तरह से आपकी सूंघने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। और भाई, और इसके साथ साथ शारीरिक रूप से हम जो बात कर रहे हैं, ऐसे वातावरण में भी हो सकता है आपको काम करना पड़े जो आपके लिए अनुकूल ना हो। फिर इसी के साथ, क्योंकि जैसे कि हमने कहा ना कि फील्ड वर्क है ये, बाहर आपको निकलना होगा, तो आपको बहुत अच्छे से शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा। और इसमें चीज़ें, पैकिंग की भी पूरी व्यवस्था देखनी होती है, क्योंकि इसमें चीज़ें सड़ती हैं, गंध आती है, तो इन सब चीज़ों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जी। और जब वो वहाँ काम करते हैं तो उस वातावरण में थोड़ा सा इस तरह का वातावरण भी होता है कि सांस वगैरह में थोड़ी सी गंध आ सकती है। तो आप देखें कि अगर इस तरह की कोई तकलीफ है तो फिर आप सोचें कि आपको कितना करना है इसमें। तो जब भी आवेदन की तिथि आती है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हुआ है, अगर आप स्नातक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सरकारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के तहत आवेदन कर सकते हैं। जी। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें कि निजी कंपनियों में भी इसमें आप जॉब कर सकते हैं, और सरकारी उसमें भी ये पद है, और इसमें ठीक ठाक तनख्वाह होती है, जैसे सरकारी में बाकी सुविधाएं मिलती हैं वो भी इनको मिलती हैं। और अलग अलग राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा और केंद्रीय चयन आयोग द्वारा भी इसमें इसका चयन किया जाता है। इंस्पेक्टर पद के लिए उम्र सीमा में परिवर्तन हो सकता है अलग अलग प्रदेश के हिसाब से। सामान्य तौर पर 18 से 35 वर्ष तक के लिए इनकी आयु है। हाँ, तो 35 वर्ष तक के जो आवेदक हैं उनको ये मतलब प्राथमिकता कह सकते हैं कि दी जाती है, और इसलिए आप रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और योग्यता और पात्रता के मानदंडों को आप ठीक से देखें और पढ़ें और जानकारी पूरी हासिल करें, और उसके बाद फिर आवेदन करें। लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट अगर आपको किया जाता है, यानी अगर आपका चयन होता है, आपका नाम आता है, तो फिर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और उसमें सफल होने के बाद आपको फूड इंस्पेक्टर के पद पर भेजा जाता है। लेकिन एक चीज ये है कि ये सरकारी और साथ ही साथ जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट गैर सरकारी संस्थाओं में भी आती है। जी जी। तो चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी व्यवसाय आप चुनें, जो भी करें आप, चाहे रोजगार करें या नौकरी करें, आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से करें, और क्या कहें, जिंदगी आपकी सफल रहे। हम गीत सुनवा देते हैं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में नैनों में
मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का है, भड़का भड़का है। नींदों में भूल गए हैं सपने जो तेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे, बदले से लग रहे हैं अंदाज मेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। माही बेआब सा दिल ये बेताब सा, तड़पा जाए, तड़पा तड़पा जाए। माही बेआब सा दिल ये बेताब सा, तड़पा जाए, तड़पा तड़पा जाए। नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल, डूबा जाए, डूबा डूबा जाए। होशो हवास अब तो होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन।
भाई दिल का चैन तो इनका किसी और वजह से गया है, हमारे बच्चों का और माता पिता का चैन किसी और वजह से गायब हो गया है। हाँ, इसलिए तो बच्चों की देखभाल आजकल बहुत हो रही है एकदम। यानी कि बच्चे तैयार हो जाए बिल्कुल परीक्षा के लिए। परीक्षा मतलब वैसे तो जो वाली सही मायने में जो परीक्षा परीक्षा है पढ़ाई वाली, जी, वो जी। तो है ही, लेकिन जो बाकी चीजों को भी इसीलिए परीक्षा कहा जाता है क्योंकि बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है हाँ, ना। और हमारे शायद एक श्रोता भी ये समझ गए, हमारी सखी भी समझ गई हैं, और पहले ही वो लिख रही हैं कि लस्सी और ये इन्होंने शायद गलत बेल छप गया लिखा है। होगा, हाँ, हाँ जी। बेल बेल होता है ये, क्योंकि जो पीले रंग का होता है उसका जूस पीना चाहिए, उससे दिमाग बड़ा तेज होता है। तो शायद उन्होंने बच्चों की तरफ ही इशारा किया है कि बच्चे आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उनके बेल खाने। का शरबत जो है वो लस्सी तो है ही, लेकिन हाँ दिमाग तेज करने और ठंडक के लिए बेल अच्छा बहुत है। फायदेमंद होता है। इसको आप पानी में भिगो कर 3-4 घंटे वैसे ही रख दें और उसको छान के उसका पानी निकाल लें। चाहे तो शक्कर मिलाकर पिएं, कुछ लोग सादा भी पीते हैं, लेकिन थोड़ी शक्कर मिलाना चाहिए ताकि बादी ना करे, है ना। और बिल्कुल सही बात है। और कुछ खान पान का तो ख्याल रखना ही चाहिए बच्चों को कि जिससे कि उनका पढ़ने में दिल लगा रहे, है जी ना? जी। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि एवरेस्ट में चढ़ना जितना कठिन है उतना ही कठिन कोई भी परीक्षा में सफल होना हाँ, है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं जी। तो शायद उन्हें एग्जाम या परीक्षाएं इतनी ही कठिन लगा करती हैं। बिल्कुल। और ये बात तो है, लेकिन वहीं हमारी एक साथी लिख रही हैं कि दीदी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के सभी बच्चों से जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहूंगी, कोरोना जैसी बीमारी से डरकर आप अपना पेपर न छोड़ें, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। मास्क व सैनिटाइजर लेकर पढ़ाई पर ध्यान दें और उसके साथ इन सारी चीज़ों के संग यानी एहतियात के साथ आप परीक्षा दें। और जो भी भड़काऊ अफवाह हैं उनसे बचें। अफवाहें होती हैं ना। और अपनी परीक्षा बहुत अच्छे से दें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में रहें, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ आप कह रहे हैं, बल्कि हम अपने सभी साथियों से यही कहना चाहते जी, हैं। कुछ समय के लिए तो बच्चे दूर ही रहें मोबाइल से तो जरा ज्यादा अच्छा कुछ होगा। समय के लिए, हम तो कहते हैं हर आज समय दूर रहें। जी, लेकिन ऐसा करते नहीं है अक्सर बच्चे। जी हाँ। तो कम से कम परीक्षा है तो इस बात का जरूर ध्यान दें, क्योंकि इससे आंखों पर भी असर पड़ता है और आपकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। जी हाँ। तो संघर्ष है ये एक, और कई मानदंडों से गुजरना पड़ता है। तो आप मेहनत करें, और परिस्थितियां कैसी भी हो, कड़ी मेहनत और सरल स्वभाव इससे अनुकूल किया जा सकता है। बिल्कुल। यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो उस वक्त कई बार ऐसा भी होता है रेणु जी कि घर में एक बच्चा है जिसे बोर्ड का एग्जाम देना है या हाँ। पढ़ाई करनी है, लेकिन और भी भाई बहन होते हैं। हाँ। तो उस समय बड़ी असहज सी स्थिति होती है, क्योंकि थोड़ा शोर होगा, थोड़ी बातें होंगी। जी। तो इस ऐसी परिस्थितियों में भी आप ये देखें कि आप किस तरह से अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। और छोटे बच्चे भी हैं, अगर वो भी थोड़ा ध्यान इधर उधर करते हैं तो आपको ये सोचना है, बशर्ते कि आप ये देखें कि आपका स्वभाव बिल्कुल ही उस जो आजकल के जो संघर्ष का समय परीक्षा के मद्देनजर चल रहा जी। है, तो आप किस तरह से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए ये ना सोचे कि घर में क्या शोर हो रहा है, जी क्या हाँ। नहीं हो रहा है, यानी कि आप अपने माहौल को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि जो भी माहौल है उसमें अपनी समय की पाबंदी बना लें, अपना एक समय सारिणी बना लें और उसी के हिसाब से यानी घर के हिसाब से अपनी समय सारिणी बनाएं। हाँ। और फिर समय के पाबंद रहें। और जो आपने सारिणी बनाई है, जो भी टाइम टेबल बनाया है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से उसका पालन करें, ताकि आपकी जो भी आपने तैयारी की है उसमें आप ठीक से आगे बढ़ सकें। और पाठ के अनुसार, विषय के अनुसार श्रेणियां बना लें अलग अलग, और किस तरह से आपको कौन सा विषय पहले पढ़ना है, कौन सा। अब तो शायद हमें लगता है कि यूं कह सकते हैं कि दोहराने का समय आ गया, अब तो पढ़ने का समय नहीं रहा, लेकिन दोहराने में भी आपको देखना होगा कि जो आसान है उनको पहले आप दोहरा लेंगे तो आपको लगेगा अच्छा इतना काम हमारा हो गया है, तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। और इन सब चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। जी। और साथ ही साथ कई बार बच्चे ऐसा होते हैं कि जब पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो पता चला कि थोड़ी थोड़ी बहानेबाजी भी शुरू हो जाती है। हाँ। कि रबर नहीं मिल रहा है तो पेंसिल नहीं मिल रही तो कटर नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ना करें, जो स्टडी मटेरियल है आपका उसे अच्छी तरह से अपने साथ रखें और बिल्कुल ध्यान से रखें। जो भी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो ग्रामर के नियम या गणित विज्ञान के जो बहुत सारे नियम होते हैं तो उन्हें ध्यान से पढ़ें और याद रखें, क्योंकि इन नियमों के हिसाब से ही कुछ एक सवाल ऐसे
होते हैं जो हल किए जाते हैं। बिल्कुल। प्रत्येक शब्द, जिसे शब्दावली कहते हैं, तो जो भी शब्द होते हैं उसमें मार्क्स बड़े काटे जाते हैं। बिल्कुल। तो शब्द जब आप लिखते हैं और वो सही नहीं रहते हैं, उनकी स्पेलिंग में आप ध्यान नहीं देते हैं, तो उस जगह पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जी तो हाँ। शब्द चाहे अंग्रेजी के हैं, चाहे वो विज्ञान के हैं, या फिर हिंदी के हैं, या आपकी जो भी भाषा है प्रादेशिक है उसके हैं, तो उनको आप ध्यान से पढ़ें। और जब भी आप पढ़ाई करें और इन शब्दों को लिखें भी, बार बार हाँ, लिखने से जी बहुत जी अच्छी याद हो जाती है। बिल्कुल और सही बात, पक्का जी हो जी जाता है। जी जी कैंसलेशन भी नहीं होना चाहिए कि बार बार एग्जाम में जब आप बैठ रहे हैं तो काटपीट हो रही जी, है, तो बिल्कुल। उससे भी नंबर बहुत कटते हैं। जब आप लिख कर याद करेंगे तो इस हाँ। तरह की गलती की संभावना नहीं रहेगी, और बल्कि परीक्षा के समय आपको कैसे लिखना है इस बात का अभ्यास हो जाएगा, और आपको अपनी रफ्तार भी पता चल जाएगी कि आपको किस गति में लिखना है हाँ, ना? कई बार तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, बहुत तेजी से लिख जी जाएंगे, हाँ। पूरा तो याद है, बिल्कुल। लेकिन जब लिखने चलते हैं तो फिर उस तरह से नहीं लिख पाते, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और हमें लगता है कि अब तो समय, जैसे हमने पहले भी कहा, कि पुनरावृत्ति का है, तो अगर आप यहीं कहीं कुछ पुनरावृत्ति कर रहे हैं तो साथ में किसी को लेकर बैठ जाएं, अपने मित्र को या अपने घर में जो भी है उसके साथ बैठ के रिवीजन कर लें, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ताकि वो पूछें और आप बताएं फटाफट। लेकिन उससे पहले जैसे हमने कहा कि पढ़ने लिखने वाली अभ्यास, लिखने के अभ्यास के लिए आप बिल्कुल परीक्षा की तरह एक नियत समय पर बैठे। आप सोचें कि परीक्षा ही दे रहे हैं, और 2.5 घंटे 3 घंटे जितना भी समय अवधि है आपकी परीक्षा की, उतने समय में उतने प्रश्न पूरा करने की कोशिश करें, और आप देखें कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अगर आपकी 3 घंटे की परीक्षा है तो आप 3.5 घंटे का अभ्यास करें, क्योंकि वहां पर जब हम जाते हैं कहीं और, तो हमारी थोड़ी सी जो प्रदर्शन होता है वो थोड़ा सा 10% तो कम हो जाता है, जी। प्रभाव उसका पड़ता है। आप जाते हैं, परिवार, वहां पर परीक्षा का जो वातावरण होता है उसका दबाव होता है, जी। तो कुछ इस तरह से अभ्यास करें ताकि आपको वो दबाव जो है वो भी उसमें आप उसको कवर कर लें, जी। है ना? और जब हम कुर्सी मेज पर पढ़ के जी। बैठ के पढ़ते हैं तो उससे अभ्यास में जरूर फर्क आता है रेणु जी, बिल्कुल। कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि चलो सोफे पे बैठ गए या जमीन पर बैठ गए, तो आप ये चीज देखें कि अगर कुर्सी और मेज पे बैठेंगे तो बिल्कुल सीधे आपकी पीठ होती है, जी। जो कि एक ठीक अवस्था में होती है, तो इससे भी बहुत सारी एनर्जी आपके शरीर को मिलती है और आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। और बिल्कुल, ये तो हो गई ना। क्या कह रही तू? बिल्कुल बताओ, बताओ। जी जी मैं ये कह रही थी कि कई बच्चे ऐसा होते हैं हाँ। कि अक्सर कहीं भी बैठ जाते हैं, हाँ। तो वो बात नहीं होती। जब आप कुर्सी मेज पर बैठते हैं तो बिल्कुल। कहा यह जाता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है जी। वो काफी एनर्जी हमारे बॉडी में, यानी बड़ा ही ताकत हमें प्रदान करती है हमारे बिल्कुल, दिमाग ऊर्जा को। का स्रोत है, जी बिल्कुल कह जी सकते हैं। तो वो बिल्कुल सीधी रखना बहुत जरूरी है। जी। तो एक जो कहते हैं कि पॉस्चर होता है, तो उस पॉस्चर में उस करेक्ट तरीके से, अच्छी बैठना तरीके बहुत से, जरूरी सीधी है। तरीके से आप बिल्कुल बैठें सही बात। और पढ़ें। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अगर आप 5 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट, 15, 20 मिनट, तो ऐसे धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ती चली जाती है और हाँ। आराम से आप पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन अब हमारी बात थकते करने नहीं की हैं। जो है ना अवधि बहुत बढ़ चुकी है, और अब हाँ। हम थक गए, हमारा पोस्चर बिगड़ने वाला है अगर गीत नहीं सुनवाएंगे संगीता तो। कसके जूता, कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, और दिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, और दिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, और दिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, और दिल का इशारा जमे रहो। यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता
साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं। ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदे पड़ते हैं, और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। भाई मंजिल पर डटे रहो, ये बात बिल्कुल सही है ना। और शॉर्टकट बिल्कुल ना अपनाएं। मतलब जी, क्योंकि बच्चे जो होता है वो कई बार ऐसा करते हैं कि जो लेसन होता है ना रेणु जी, जी। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे, जो जरूरी उन्हें लगता है कि शायद ये आ सकता है, शायद ये आ बिल्कुल सकता है, सही या बात कई है। बार टोली होती है तो जिसमें ये बात हो जाती है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, या ऐसा भी सोचते हैं कि बस सरसरी निगाह से देख लिया हो गया। लेकिन भाई आप ध्यान दीजिए, हम बराबर ये कह रहे हैं कि लिख कर याद करिए। तो शॉर्टकट जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि इसी तरह से बैठने में ना अपनाएं, है ना। जैसे कि बैठने में कहीं भी बैठ गए, ये भी शॉर्टकट ही है ना। बिल्कुल कि सोफे shortcut पर है। बैठ गए, बिस्तर पर लेट गए, लेटे होके पढ़ लिया, ये सब ना करें। जी। आपको तकलीफ होगी, आंखों की भी तकलीफ बढ़ जाएगी। और खाने पीने में ज्यादा समय न लगाएं, क्योंकि बच्चे टाइम बड़ा निकालते ऐसा? हैं। हाँ, कई नहीं, बार। लेकिन आराम से खाएं, मतलब बदमाशी वाली ना करें, है ना। जी, जी, जी। लेकिन खूब अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं, पौष्टिक भोजन खाएं। हाँ। लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाह रहा है, जो शॉर्टकट की बात है संगीता, उसमें एक बात तुम्हें नहीं लगता कि जो अंग्रेजी के जैसे कि ग्रामर होता है, जैसे व्याकरण जो होता है, खासतौर से अंग्रेजी या हिंदी किसी भी चीज का हो, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनके कुछ खास रूप हैं, उनके तरीके हैं, जैसे वो है। फिर उसी तरह से कोई डायग्राम है, समीकरण है, इसके भी फॉर्मूले होते हैं, संस्कृत के भी जी, कुछ जी, कुछ संधि विच्छेद होते हैं, हाँ। छोटी छोटी जो फॉर्मूले होते हैं गणित के, परिभाषाएं होती हैं, उन सबको आप छोटे छोटे में लिखकर अपने पढ़ने वाली मेज के बगल में या सोने वाले बिस्तर के पास कहीं ऐसे छोटे छोटे चार्ट बनाकर लगा लें, ताकि आपको चलते फिरते उस पर निगाह पड़ती रहे और आपके दिमाग में उसका चित्र छप जाता है। संगीता, ऐसा होता है कि अक्सर आपने दोस्तों देखा भी होगा कि भाई हमें तो अक्सर यही होता था कि हमको याद रहता था कि दाहिने पन्ने पर ये वाला उत्तर लिखा है या बाएं वाले पर नीचे लिखा है या ऊपर। और डायग्राम में तो है ना? बच्चे ज्यादातर ये करते हैं कि डायग्राम में अगर 10 नाम देने हैं तो पता चला, जब ज्यादा सोचते हैं कि भाई हम तो लिख ही लेंगे एग्जाम के समय, लेकिन वहां जाते हैं तो पता चला डायग्राम के 3 ही नाम लिखे और बाकी के छोड़ा है। हाँ, तो इस तरह इसलिए के जरूरी भाई अपने घर को इस वक्त इन सारी चीजों से सजा लें। और आप भाई आपका घर है, हमें तो यही कहेंगे कि वैसे भी आजकल कोई आना जाना तो है नहीं, आप ड्राइंग रूम में जहां आपको जगह मिलती है आप लगा दीजिए सारी चीजें। डायग्राम है, संस्कृत के सूत्र हैं या गणित के फॉर्मूले हैं, इनके सूत्र हैं, जो भी नियम है, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं ना, वर्गी वो क्या बोलते हैं, गोले आदि का जो माप निकालना होता है, परिधि निकालनी होती है, उन सब के जो फॉर्मूले हैं उन सबको अलग अलग जगह लिखकर आप लगा लें। और जिस चीज में आप ज्यादा फंसते हैं या जो बिल्कुल लगता है आपको कि अरे ये तो हर बार भूल जाते हैं, उसको तो आप 2-3 जगह लगा लीजिए। जहां आप ब्रश करते हैं वहां पर आप उसको शीशे के सामने भी बगल में लगा सकते हैं। हाँ। तो इन सब चीजों का आप थोड़ा सा करके देखिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में ना। और साथ साथ अगर कुछ आपके पास क्वेश्चंस हैं, जैसे पिछले साल के हैं या 2-3 साल के क्वेश्चन आपने रखे हुए हैं, तो उन सवालों को जरूर से देखें और साथ ही साथ उसको उसमें से जो आ सकते हैं उनमें उनको 2 बार 3 बार इस तरह से लिख करके, और कोशिश कर सकते हैं कि इसमें गलतियां, खामियां ना हो। बिल्कुल सही बात है। और हम लोगों ने जैसे पहले भी कहा कि परीक्षा की तरह आप बैठें और उतने ही समय में आप पूरा करें उसमें, लेकिन उसको जो आप एग्जाम जैसा देंगे, आप टेस्ट की तरह से, परीक्षा की भी परीक्षा आप ले रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप किसी से अपना जो दिखाएं, जो आप हल करते हैं सवाल,
वो किसी को दिखाएं, या आप अगर खुद भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें ईमानदारी जरूर रखें। हाँ। कि आप देखें ठीक से कि उसमें आप गलती क्या कर रहे हैं। आप ऐसा ना सोचें कि अरे इस वजह से हो गया, उसका कारण न तलाशें, बल्कि ये समय ऐसा है कि आप उसमें उसकी खामियों को देखें और खामियों को दूर करने की कोशिश करें। जी जी, जब आप टेस्ट लेते हैं तो उस समय का भी ध्यान रखें कि अगर आपने जितने समझिए 5 क्वेश्चन बनाए हैं तो उसको आप कितना अंतराल दे रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, उसी समय अंतराल के अंदर उसको खत्म करें और उसके बाद उस पर जो भी नंबर देने हैं उसे ईमानदारी से नंबर खुद भी आप दे सकते हैं, या घर में कोई बड़े हैं तो उनसे भी कह सकते हैं देने के लिए। जी, और एक चीज और होती है जी कि बच्चे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो भी कई बार होता है कि कोई चीज उनकी छूट जाती है, तो इन चीजों पर भी ध्यान दें कि क्या चीजें आपको लेकर जानी हैं, किन चीजों का। जी, क्योंकि जब वहां बैठ जाते हैं तो पता चलता है उनका ये रह गया वो रह गया, तो चीजों को अपनी इकट्ठा एक जगह रखें और उसे देखें जाने से पहले एक बार जरूर कि ये चीजें हमारे पास हैं या नहीं है। कई बार पढ़ने के लिए निकाली जाती हैं तो वो मेज पर ही रह जाती हैं। बिल्कुल, जाते समय एक बार पूरा अपना जो डिब्बा है, जो भी आपका बस्ता है, वो ठीक से चेक कर लें। और हो सके तो इसमें आप परिवार वालों की मदद भी ले सकते हैं कि एक बार वो दूसरी तरह से देख लें, क्योंकि कभी कभी आप दबाव में होते हैं तो आपको हो सकता है कुछ चीजें नजरअंदाज हो जाएं आपसे, तो इस बारे में घर वाले भी ख्याल रखें। सोशल मीडिया को आप इस समय ना कह दें, बिल्कुल ठीक तरीके से पौष्टिक आहार लें, व्यायाम करें, योग करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसन्न चित्त रहें, ताकि जो आप प्रसन्न चित्त रहेंगे तो जो भी आपने तैयारी की है उसका आप दुगना परिणाम दे सकते हैं जी। और प्रसन्न चित्त रहते हुए हमें कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा, लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और सभी सखियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।